हे एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 और हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने वेदास के बारे में तो सुना होगा, जिसमें 4 वेदास हैं हमारे पास: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओल्डेस्ट वेदा जो है वो है ऋग्वेद, जो कि आज से लगभग 3,500 साल पहले कंपोज किया गया था। अब ये ऋग्वेद के अंदर है क्या? इसके अंदर बहुत सारी हजारों की संख्या में हिंट्स, यानी कि कह सकते हैं सूक्त है। मतलब आप कह सकते हैं कि गॉड्स और गॉडेसेस के लिए उनको उनकी प्रार्थना करने के लिए लिखे गए कुछ अ, श्लोक कह लीजिए या मंत्र टाइप के कह लीजिए। इसमें 3 गॉड सबसे इम्पोर्टेंट हैं। जिन गॉड्स और गॉडेसेस के लिए ये लिखे गए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अग्नि, अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव। है ना, आपको पता होगा अग्निदेव गॉड ऑफ फायर, इंद्रदेव अ वॉरियर गॉड। सोमदेव आपने सुना होगा, एक ऐसे प्लांट के बारे में हम बात करते हैं जिससे कुछ स्पेशल ड्रिंक पहले बनाई जाती थी और जिसको पी के लोग अमर होते थे। उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये जो हिम्स हैं, ये ऋषिज, जो हमारे पुराने जो ऋषि मुनि लोग हैं, उन्होंने कंपोज की थी, ऐसा बताते हैं। और प्रीस्ट से स्टूडेंट्स ने सीखा, मतलब जो आचार्य प्राचार्य थे उनसे बच्चों ने सीखा, और बच्चों से इसी तरीके से ये संस्कृति आगे बढ़ती रही। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज एंड लर्न टॉट एंड लर्न बाय मैन। बताते हैं कि मैन यानी कि आदमी ने, जो मेल है, उन्होंने मोस्ट ऑफ द जो हिम्स है उनको कंपोज किया है। ऋग्वेद is in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days। मतलब जो संस्कृत आज हम हमारे स्कूल में सीखते हैं, उससे अलग जो वैदिक संस्कृत है उसमें ऋग्वेद लिखा गया है। The books we use are written and printed, but the Rigved was recited and heard rather than read। मतलब जो ऋग्वेद है उसको बोला गया है और सुन के फिर उसको रिसाइट किया गया है। तो ये ना तो रिटन फॉर्म में थे ना ही प्रिंटेड फॉर्म में थे। कई सेंचुरीज बाद, ये कई सदियों बाद इनको राइट डाउन किया गया है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा? Historians like archaeologists find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Some of the hymns in the Rigveda are in the form of dialogues। तो यहाँ पे डायलॉग के फॉर्म में भी लिखा गया है कुछ पार्ट ऋग्वेदा का। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स, ब्यास एंड सतलज। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये वाली, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जो पत्तों पे लिखी जाती थी उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। ये कश्मीर में मिली है। ठीक है, तो अब लगभग ये 150 साल पहले ये अर्लीस्ट टेक्स्ट है ऋग्वेदा का जो हमें मिलता है। विश्वामित्र और जो रिवर्स के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो इस पैराग्राफ में दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि जो पुरानी बुक्स हैं, जो हिस्ट्री की बात करती हैं, उनसे हमें क्या पता पड़ता है वो हमें समझना है। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ऋग्वेद के अंदर बच्चों के लिए, हॉर्सेस के लिए, कैटल्स के लिए कई सारी प्रेयर्स उसमें लिखी हुई हैं। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वेदास के अंदर हॉर्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है, हॉर्स और चैरियट का डिस्क्रिप्शन मिलता है ना। बैटल्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एज एन एस्पिरेंट हमें पता होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन वेद के अंदर है या नहीं है। तो battles were also fought for land which was important for pasture, for growing hard crops। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, and some was given to the priest, and rest was distributed among the people. ठीक है, अगर जैसे कोई राजा अगर कहीं से युद्ध जीत के आता था तो कुछ लीडर रखता था, मतलब जो राजा है वो रखता था, कुछ प्रीस्ट को दे दी जाती थी, कुछ वेल्थ कुछ जनता में बांट दिया जाता था। और जो वेल्थ इकट्ठी की जाती थी, जो भी जो भी वेल्थ इकट्ठी की थी उससे या तो यज्ञ किए जाते थे, और जो भी सेक्रीफाइसेस हैं, जो ऑफरिंग्स में जो देना है, उन सब चीज़ों में उस वेल्थ को यूज किया जाता था। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू। अगर हम लोगों की बात करें कि लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो उनकी भाषा के आधार पर, उनकी जगह जहाँ वो रहते हैं, या काम वो काम जो लोग वो करते हैं, उस काम के आधार पे हम लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वेदास की बात करें तो प्रीस्ट जो है, जो जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, उनका काम बताया गया है रिचुअल्स और रिचुअल्स को परफॉर्म करना। ठीक है, फिर आपने एक टर्म सुना होगा राजा। तो ये जो राजा थे, ये अलग टाइप के राजा थे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेस, आर्मी, नॉर दे डिड कलेक्ट टैक्सेस। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा। जैसे आप बाद में राजाओं की कहानी सुनते हैं कि राजा का बेटा फिर आगे चल के राजा बना, तो इस टाइप के राजा नहीं हुआ करते थे पहले। ना ही उनके पास कोई महल महलात होते थे, ना कोई आर्मी होती थी। सिंपल लोगों की रक्षा करने के लिए जो लोग होते थे, उस कम्युनिटी को अ, राजा या छत्री कहा गया। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। एक था जन और दूसरा था विश। द वर्ड वैश्य कम फ्रॉम विश। सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय द नेम। ठीक है, जैसे पुरुजन और वेश, भारत भरतजन और वेश, यदुजन यदुवेश। तो इस टाइप के जन और विश वर्ड्स को यूज किया गया है। डू एनी ऑफ these names sound familiar? Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryas and call their opponents as Das or Dasyu. तो जो लोग जिन्होंने ऋग्वेद को या वेद को कंपोज किया, उन्होंने अपने आप को आर्य बताया, मतलब सुपीरियर। आर्य का मतलब होता है सुपीरियर। और जो उनके अपोनेंट थे उनको दास कहा। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different language. तो दास का मतलब क्या था? जो टर्म दास यूज किया गया है उसका मतलब था स्लेव। स्लेव वो वुमेन भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है। और ज्यादातर जो वॉर में युद्ध के दौरान जिन लोगों को कैप्चर किया जाता था उनको स्लेव बना के रखते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्ट। है ना, दास से, अपने स्लेव से कोई भी काम कराने का प्रॉपर जो ऑनर था उसका, जो दास का मालिक हुआ करता था, वो कुछ भी काम करा सकता था। While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. The Silent Sentinels, the story of the megaliths. These stone boulders are known as megaliths, literally big stones. मतलब बड़े जो स्टोन्स होते थे, जो स्टोन बड़े बड़े जो बड़े पत्थर पाए गए हैं, उनको मेगालिथ कहा गया है। दे वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। हाँ, तो आपने कई सारी, आज भी हमारी कई सारी बरियल साइट, मतलब जैसे कब्रिस्तान वगैरह या कहीं आपने देखा होगा, वहां पर ऐसे बड़ा सा पत्थर यूज किया जाता है किसी को जब दफन करते थे उसके ऊपर। तो उसी के लिए पहले भी ये मेगालिथ्स यूज किए गए। लगभग ये प्रैक्टिस आज से 3000 साल पहले चालू हुई थी, और पूरे दक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, सभी जगह ये प्रेवलेंट थी, मतलब चलती थी। जैसे ये इमेज आपको दिखाई गई है यहाँ पर ये अगर किसी की ग्रेव है, किसी की कब्र है, किसी को यहाँ पर अगर हम बरी करेंगे, तो उसके आसपास चारों तरफ
ये देखिए आप बड़े बड़े बोल्डर्स को यूज किया गया है। तो इस टाइप से मेगालिथ्स का यूज हुआ करता था आज से 2500-3000 साल पहले। ठीक है। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots which are called black and red pair. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses, horse equipment, ornaments. अच्छा, पहले एक प्रचलन देखा गया पुराने ज़माने में, जो साइट्स मिली हैं उनमें, बरियल साइट में जब किसी को दफनाते थे तो उसके साथ कई सारा सामान उसकी कब्र में रखते थे। जैसे पॉटरी पॉट्स रखते थे, टूल्स या वेपन्स उसके साथ रख दिए। ठीक है। कोई और ऑर्नामेंट्स जो स्टोन या गोल्ड के। तो ऐसा माना जाता था कि अगर ये व्यक्ति आज इसकी डेथ हुई है तो इसका रीबर्थ भी होगा, पुनर्जन्म भी होगा, और आगे जब इसका रीबर्थ होगा तो जो चीज़ें हम इसकी बरियल साइट में रखेंगे इसके साथ, वो इसको यूज़ कर पाएंगे आगे अपने नेक्स्ट बर्थ में। है ना? जैसे ये देखो आप, ये कटार मिली है, ये एक डैगर मिला है किसी की बरियल साइट से। तो ये इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे पहले लोग। Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to a dead person. Sometimes more objects are found in one grave. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads. तो ये सब पूरा आपको बताया गया है कि कई सारी जगह, जैसे ब्रह्मगिरी एक साइट है, वहां पर इतनी सारी चीजें मिली हैं एक बरियल साइट में। तो जैसा जिस व्यक्ति का स्टेटस होता था सोसाइटी में, उसके हिसाब से उसकी ग्रेव में, उसके बरियल साइट पर चीजें मिलती थी, ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता था उसके साथ। Sometimes megaliths contain more than one skeleton. These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portals. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site. अब जैसे ये जो इमेज हमने देखी थी यहाँ पर कई बार एक व्यक्ति के साथ दूसरे लोगों को भी बरी करके रखा गया है। मतलब जैसे ये किसी व्यक्ति की बरियल साइट है, कब्र है, तो एक और फैमिली मेंबर की डेथ हो गई कुछ समय बाद, तो उसकी भी बरियल साइट बगल से बना दी, फिर एक और फैमिली मेंबर को थोड़े समय बाद फिर यहाँ पे दफन कर दिया। तो इस तरीके से एक ही जगह पर कई मेंबर्स की बरियल साइट देखने को मिली है। तो जो बोल्डर्स थे वो एज अ साइन पोस्ट का काम करते थे। उस बोल्डर से आप जो बोल्डर्स आपने रखे हैं, जो मेगालिथ्स रखे हैं, उनसे पता लगाया जा सकता था कि किस फैमिली की जो साइट है, जो बरियल साइट है, वो कहाँ पर है, सो दैट द पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू। है ना? एक स्पेशल साइट का यहाँ पर जिक्र किया गया, इनाम गांव। ये है भीमा ट्रिब्यूटरी के पास। इनाम गांव भीमा की ट्रिब्यूटरी के पास, भीमा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी के पास ये है। तो इट वाज ऑक्यूपाइड 3600 और 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed in the dead. तो जो बरियल साइट थी उसमें ये पाया गया कि जो डेड बॉडी है उसका हेड नॉर्थ की तरफ करके उसको बरी कर दिया गया, और उसके साथ पानी और फूड, खाना खाना और पानी उसके साथ बरी किया गया। मतलब ऐसे बर्तन मिले हैं, वेसल्स मिले हैं जिनमें फूड एंड वाटर पाया गया। One man can found buried in a large 4 leg clay jar in the courtyard of a 5 room house in the center of the settlement. This house had also had a granary. The body was placed in cross-leg position. अलग अलग तरीके से आप बरियल साइट्स देखने को मिले हैं, अलग अलग पैटर्न्स में। अच्छा, अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें इनाम गांव में, जो कि भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी के पास एक गांव है, तो archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulse, millet, peas, sesame.
bones of number of animals, many bearing cut marks that show that they may have been used as food, have also been found. है ना? तो एनिमल्स को फूड की तरह यूज किया गया है, वीट बार्ले इन सब चीज़ों के एविडेंसेस मिले हैं। तो इससे पता पड़ता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग का ऑक्यूपेशन हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर में था, छोटा सा चैप्टर था। तो बेसिकली ऋग्वेद और बरियल साइट्स के बारे में यहाँ बताया गया है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार इसको फिर से रीड कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। आई होप आपको समझ आएगा। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।